Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 6th of November 2022 और हमारी फर्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट विल रूल टुमारो ऑन वैलिडिटी ऑफ EWS कोटा। EWS कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था बाई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो इस मूव के ओपोनेंट्स है उनका क्या आर्ग्यूमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। Opponents of the move have said the object of reservation was not to uplift people from poverty। तो जो रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो कभी ये नहीं था कि लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये था कि जिन लोगों ने यहाँ पर सफ़र की है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है। तो रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने का नहीं है, बट टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन टू दोज हु वर डिनाइड दिस ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। Calling the amendment an attack on the constitutional vision of social justice and a fraud on the constitution। जो इसके ओपोनेंट्स उनका ये कहना है कि अगर 103rd अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया जाता है देन इट विल बी द एंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर वॉलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये कहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन है ये 50% की लिमिट को ब्रीच ना करे, लेकिन जब यहाँ पर EWS के लिए रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये 50% की जो लिमिट है ये ब्रीच हो गई। They argue that it violates the basic structure of the Constitution and breaches the 50% ceiling fixed by the Supreme Court ruling in the Mandal Commission case। द बेंच, अब कोर्ट का क्या कहना है, द बेंच ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस टेम्प्ररी हो सकती है लेकिन कास्ट बेस्ड बैकवर्डनेस टेम्प्ररी नहीं हो सकती है। EWS कांट बी एड्रेस। तो यहाँ पर कोर्ट का यही क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पर EWS को एड्रेस नहीं कर सकते हो थ्रू अफर्मेटिव मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हो, फी कंसेशंस प्रोवाइड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन। When it is about other reservation it is attached to lineage। तो अगर यहाँ पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो ये लीनियज से अटैच है। दैट बैकवर्डनेस इज नॉट समथिंग जो कि टेम्प्ररी है बट गोज डाउन टू सेंचुरीज एंड जनरेशंस। लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस टेम्प्ररी हो सकती है, ये अभी कोर्ट ने कहा है, बाकी जजमेंट तो आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। कलेजियम सिस्टम ओपेक, गवर्नमेंट कांट बी साइलेंट फॉर एवर। कलेजियम सिस्टम जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये सिस्टम जो है ये ओपेक है, ऐसा यहाँ पर कहना है किरण रिजिजू का। स्टेटिंग दैट द कलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस इज ओपेक और ये अकाउंटेबल नहीं है, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज सेड दैट ही हैज़ टू वर्क विद द प्रेजेंट सिस्टम जब तक यहाँ पर कोई नया सिस्टम नहीं आ जाता एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म के साथ। अक्रॉस द ग्लोब जजेस डू नॉट अपॉइंट जजेस, लेकिन इंडिया में जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। जजेस आर डूइंग सो मच वर्क और उसके बाद वो यहाँ पर रिकमेंडेशंस वगैरह भी देते हैं जिसकी वजह से उनका काम यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जजेस का काम है यहाँ पर एडजुडिकेशन करने का, लेकिन कलेजियम सिस्टम की वजह से जजेस का काम भी बढ़ रहा है, तो ये काम यहाँ पर जजेस को नहीं करना चाहिए। इससे पहले सरकार एक NJAC को लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। द लॉ मिनिस्टर सेड दैट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट इन 2015 द गवर्नमेंट कुड हैव टेकन अदर स्टेप्स बट इट रिस्पेक्टेड द टॉप कोर्ट्स डिसीजन एंड डिड नॉट एक्ट इमीडिएटली टू फाइंड ऑल्टरनेट वेज। तो NJAC को लाया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द NJAC Act, but they did not say what is the better option. Should the judiciary run the country or the elected government? तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो जुडिशरी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं जाएगी, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जुडिशरी के डोमेन में नहीं जाएगी। इफ द जुडिशरी गेट्स इनटू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव दे आर वेंचरिंग इनटू अ स्फेयर जहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इफ़ द जुडिशरी स्टार्ट्स फ्रेमिंग द रूल्स, इफ़ द स्टार्ट डिसाइडिंग कि कहाँ पर रोड बिल्ट होगी, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। He said citing cases related to the COVID-19 matters and the Supreme Court's decision regarding IPC Section 124A on the sedition। अब इनका इस बात पर क्या कहना है। The Supreme Court put the law in abeyance and directed the center and the state governments to refrain from registering cases under IPC Section 124A। तो 124A जो IPC का सेक्शन है वो यहाँ पर सेडिशन से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया था और ये कहा था कि सेंटर और स्टेट सेडिशन के अंतर्गत जो केसेस है उनको रजिस्टर ना करें। तो उनका ये कहना है ये सब डिसीजन लेना एग्जीक्यूटिव का काम है, इसमें जुडिशरी क्यों वेंचर कर रही है।
Despite that the Supreme Court struck down the provisions of the sedition law, I am very upset about it. If we are adamant on any subject, we are not listening to the judiciary. तब तो जुडिशरी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देती है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देती है. बट व्हेन वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सेडिशन को रिव्यू कर रही है, वी विल कम बैक विद अ बेटर प्रोविजन. दिस इज एन ओल्ड प्रोविजन ऑफ लॉ विच वी आर री लुकिंग इनटू. डिस्पाइट दैट इफ द प्रोनाउंसमेंट कम्स फ्रॉम द कोर्ट, डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. देयर इज द लक्ष्मण रेखा फॉर एवरीबडी. तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की डोमेन में नहीं जाना, जुडिशरी को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं जाना है. नॉट अ सिंगल स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और यहाँ पर कोशिश नहीं की जाती है कभी भी जुडिशरी को अंडरमाइन करने की. ये सब यहाँ पर बताया गया है. अब हम चलते हैं आगे. As Ukraine war energy crisis threaten gains, climate huddle begins today in Egypt town. तो COP27 कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है इजिप्ट के शर्म अल शेख में. तो ये आपको देख भी रहा होगा COP27 शर्म अल शेख. This year's UN climate summit known as COP27 is being held under the shadow of an ongoing war in Europe. तो यूरोप में वॉर चल रहा है, एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर जा रखे हैं. इस साल हमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डिजास्टर्स भी देखने को मिले. फॉर एग्जांपल हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में फ्लड आई हुई थी. यूरोप में हमें हीट वेव देखने को मिला, ड्रॉट्स देखने को मिले. स्मॉलर कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो यहाँ पर कोई फॉल्ट भी नहीं है. यहाँ पर जो एमिशंस किए हैं वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किए हैं. वाइल देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एमिशंस आर मीगर, दे फेस द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज. अब इन कंट्रीज़ की डिमांड है कि इनको यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और इसको ही इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है इन द क्लाइमेट टॉक्स इन अ सेपरेट ट्रैक ऑफ नेगोशिएशंस ऑन अ लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म. लेकिन इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है. तो यहाँ पर इन सब के ऊपर ही डिस्कशन होगा. अब हम चलते हैं आगे. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिटीजनशिप मूव फॉर 2 गुजरात डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स बंगाल CAA रो. तो ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर बात की गई है सिटीजनशिप देने की, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ना कि जो 2019 में आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. क्योंकि जो 2019 में एक्ट आया है उसके रूल्स अभी तक फ्रेम ही नहीं हुए हैं. तो यहाँ पर मतुआस की बात की गई है. मतुआस के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. Matua is a sect of depressed class Hindus who are Namasudras, a scheduled caste group. Originally from East Pakistan, तो ये बांग्लादेश से हैं. The Matuas migrated to India during partition and after the creation of Bangladesh. However, a sizable number are yet to get Indian citizenship. तो इनको ये था कि यहाँ पर जब CAA 2019 इम्प्लीमेंट होगा तब इनको यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी. मतुआस वांट सिटीजनशिप टू बी गिवन अंडर CAA 2019 क्योंकि इनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है. द 1955 एक्ट इज एप्लीकेबल टिल द न्यू एक्ट गेट्स इम्प्लीमेंटेड. मतुआस वोंट बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप. मतुआस केम फ्रॉम प्रेजेंट डे बांग्लादेश. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर रोहिंग्यास की बात की गई है. त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है. तो त्रिपुरा हैज़ अ 856 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, और उसमें से कुछ पार्ट जो है अनफेंस भी है, जिसकी वजह से जो रोहिंग्याज है वो यहाँ पर बांग्लादेश से त्रिपुरा आ जा रहे हैं. रोहिंग्या आर एथनिकली फ्रॉम द रखाइन स्टेट इन म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज अराकन. दे हैव फेस्ड परसिक्यूशन सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन द लेट 1940s. तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी परसिक्यूशन फेस किया है. फिर इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ जिसकी वजह से इनका एक्सोडस होता है, ये बांग्लादेश में जाते हैं, इंडिया में भी आते हैं. डिफरेंट रोहिंग्या villages in Rakhine State in southwest Myanmar faced a military crackdown in the wake of a deadly attack on a Myanmarese army post by Rohingya rebels in 2016. द मिलिट्री क्रैकडाउन विच स्टार्टेड इन August 27. उसके बाद यहाँ पर मास एक्सोडस होता है रोहिंग्या मैन, विमेन, चिल्ड्रन का, जो कि आसपास के नियर बाई नेशंस में जाते हैं और बांग्लादेश में स्पेशली जाते हैं. तो बांग्लादेश का जो कॉक्स बाज़ार का एरिया है वहाँ पर ये लोग रहते हैं. तो वहाँ से ये लोग त्रिपुरा में आ गए हैं और इसके अलावा और भी स्टेट्स में गए ही होंगे. तो यहाँ पर कुछ पकड़े गए हैं जो कि यहाँ पर त्रिपुरा में थे. अब हम चलते हैं आगे. डील विद फिशरमैन मोर ह्यूमनली. तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में एक फिशरमैन का इशू भी होता है जो कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. नो अपॉलजीज नो रेजिग्नेशंस. तो ये बात की गई है मॉर्बी ब्रिज कोलैप्स की. अब इसमें ऑथर ने ये बताया है जो टेंडर फ्लोट नहीं किया गया था कि कौन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर चूज़ किया जाएगा रिपेयर और रेनोवेशन करने के लिए. वॉज अ टेंडर फ्लोटेड टू चूज द कॉन्ट्रैक्टर हु विल कैरी आउट द रिपेयर्स एंड रेनोवेशन? नो. हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू अपॉइंट द कॉन्ट्रैक्टर? द मॉर्बी म्यूनिसिपल काउंसिल विद द अप्रूवल ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो इन्होंने ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया होगा. वॉज देयर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द ब्रिज? तो नहीं, कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग ब्रिज की रिपोर्ट भी नहीं थी. क्लॉक मेकर टू कॉन्ट्रैक्टर. अब यहाँ पर जिसको काम दिया गया था उनका बेसिकली यहाँ पर क्लॉक का कुछ बिजनेस था, क्लॉक मेकिंग का बिजनेस था, और उन्होंने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था. वॉज द कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाइड टू कैरी आउट द वर्क? मोस्ट लाइकली नो. द कॉन्ट्रैक्टर वॉज अ कंपनी कॉल्ड ऑरेवर जो कि एक क्लॉक मेकर है और इन्होंने इसको यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था.
तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी जैसा जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट है इन इंडियाज़ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ट्रेजिडी के बाद किसी ने यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। द वर्ड अकाउंटेबिलिटी इज एब्सेंट इन इंडियाज़ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आफ्टर द ट्रेजिडी। नो वन अपोलोजाइज्ड, नो वन ऑफर टू रिजाइन। नेक्स्ट ये भी मॉर्बी ब्रिज कोलैप्स के बारे में ही है। A shocking reminder that the men and the women who govern us lack compassion and basic humanity। तो जो लोग हमको गवर्न करते हैं उनके अंदर ह्यूमैनिटी कंपैशन नाम की चीज़ है ही नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सफ़र। तो यहाँ पर सफ़र के बारे में बताया गया। पहले हम देखते हैं सफ़र है क्या। द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये है नेशनल इनिशिएटिव जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और ये मेजर करता है एयर क्वालिटी ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी बाय मेजरिंग द ओवरऑल पोल्यूशन लेवल एट द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी। और इसको डेवलप किया गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी पुणे, और इसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है बाय द इंडिया मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च नेशनल इनिशिएटिव है, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस टू मेजर द एयर क्वालिटी। और इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी पुणे, और इसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सफर की बात की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, अ प्रोजेक्ट कंसीव्ड, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सफर परफॉर्म्स अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग एयर क्वालिटी फोरकास्ट अलॉन्ग विद प्रिकॉशंस एंड एडवाइजरीज टू द पब्लिक इन अ सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। तो ये यहाँ पर एयर क्वालिटी फोरकास्ट को प्रोवाइड करता है और यहाँ पर लोगों को प्रिकॉशंस भी देता है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एडवाइजरीज भी देता है। इन विंटर, कल हमने डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में है वो किस किस की वजह से है। तो वेदर और ज्योग्राफी भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी स्टबल बर्निंग है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। In winter, stagnant weather patterns and falling temperature combined with an increase in emissions due to stubble burning और fireworks during the festive season। तो यहाँ पर fireworks भी कुछ हद तक तो contribute करते ही हैं, जिसकी वजह से हमें अक्टूबर नवंबर के टाइम इतना ज़्यादा स्मोक दिखता है। तो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं देखा तो आप देख सकते हो। बेसिकली 2 आर्टिकल्स आए थे, एक्सप्लेन सेक्शन पर भी आया था, फर्स्ट पेज पर भी आया था कि क्या रीजंस हैं यहाँ पर पोल्यूशन के। तो आपको उसको ज़रूर रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है जो ओरिजिनल पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसको यहाँ पर बनाया था सर हर्बर्ट बेकर ने। द डेडलाइन सीम्ड ट्रिफल एम्बिशियस गिवन दैट सर हर्बर्ट बेकर टुक 6 years टू कंप्लीट द ओरिजिनल बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक नाम मेंशन है सर हर्बर्ट बेकर, जो कि आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर आसियान की बात की गई। कंबोडिया द होस्ट फॉर द अपकमिंग 40th आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आसियान फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया था। The Association of Southeast Asian Nations is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia-Pacific's post-colonial states। और इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इसका सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया जकार्ता में। कौन कौन से मेंबर नेशंस इसके? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। और इसको बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से बाय इट्स फाउंडिंग फादर्स। तो आपको इसके मेंबर्स तो ज़रूर पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो बेसिकली हमने जो भी रीड किया और हम आगे जो भी रीड करेंगे, तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, जितना मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा आपको पोर्शन मिलेगा। डिटेल में आपको सब कुछ मिलेगा कि अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन स्किप ना हो, अगर आप उतने कंटेंट को रीड करते हो। तो ये आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली यूपीएससी के लिए जो भी रेलेवेंट सोर्सेज है सबसे करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे बेसिकली आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो वो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, आप इतनी बात समझ लो। तो अगर आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप इसको जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पर डेली वीडियोज़ मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगी, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। और जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned email ID। wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे for the videos। Next, amended EPS upheld by Supreme Court, what changes?
अब ये जितने टेक्निकलिटी में जाकर बताया गया है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बार बार पेपर में आएगा तो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, तो एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 originally did not provide for any pension scheme। तो 1952 का जो एक्ट है वो यहाँ पर पेंशन स्कीम को प्रोवाइड नहीं करता था। 1995 में थ्रू एन अमेंडमेंट अ स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर एम्प्लॉयज पेंशन। तो 1995 में यहाँ पर पेंशन के लिए स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया। जो ओरिजिनल एक्ट था 1952 का वो यहाँ पर कोई भी पेंशन स्कीम प्रोवाइड नहीं करता था। इन 1995 थ्रू एन अमेंडमेंट अ स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर एम्प्लॉयज पेंशन वेयर इन पेंशन फंड वॉज टू कंप्राइज अ डिपॉजिट ऑफ 8.33% of the employer's contribution to made towards provident fund corpus। तो उस समय यहाँ पर जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी उसकी लिमिट थी 5,000 रुपए पर मंथ। इसको बाद में रेज कर दिया गया था टू ₹6,500। द ईपीएस विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ईपीएफओ। तो ईपीएस को कौन एडमिनिस्टर करता है? ईपीएफओ एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58। बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू द ईपीएफ। जो एम्प्लॉय का एंटायर पार्ट होता है वो यहाँ पर ईपीएफ में जाता है, और जो यहाँ पर एम्प्लॉयर का पार्ट होता है 12%, इसमें से कुछ पार्ट जाता है ईपीएफ में और कुछ पार्ट जाता है ईपीएस में। तो यहाँ पर कितना पार्ट ईपीएफ में जाता है? तो 3.67% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर ईपीएफ में जाता है और 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 1.16% एज वेल फॉर एन एम्प्लॉयज पेंशन। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है 1.16% एज वेल फॉर एन एम्प्लॉयज पेंशन। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पेंशन स्कीम में। 2014 में क्या अमेंडमेंट किया जाता है? तो सबसे पहले तो जो पेंशनेबल सैलरी जो हमने डिस्कस की कि 6,500 कर दी गई थी उसको इंक्रीज करके 15,000 कर दिया गया। द ईपीएस अमेंडमेंट ऑफ द August 22, 2014 had raised the pensionable salary cap to ₹15,000 a month and allowed members along with their employers to contribute 8.33% on their actual salaries towards the EPS। तो यहाँ पर मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया कि आप यहाँ पर 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स द ईपीएस। इट गेव ऑल ईपीएस मेंबर्स एज ऑन September 1, 2014 कि उनको 6 महीना दिया गया कि आप इस 6 महीने में अमेंडेड स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता था by another 6 months at the discretion of the Regional Provident Fund Commissioner। The amendment, however, required such members' actual salaries over ₹15,000 to contribute an additional 1.16% of their salary exceeding ₹15,000 a month towards the pension fund। फिर यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को ये कहा कि ये अमेंडमेंट्स गलत हैं। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान कोर्ट ने भी ये कहा गलत है। फिर यहाँ पर ईपीएफओ अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, केरला एंड राजस्थान हैव अर्लियर गिवन जजमेंट्स ऑन दिस मैटर। द केरला हाई कोर्ट ऑन इट्स जजमेंट डिलीवर सेट असाइड द स्कीम। द दिल्ली हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट फॉलोड द व्यू जो कि एक्सप्रेस किए गए थे बाय द केरला हाई कोर्ट एंड कॉज्ड अ सर्कुलर। तो बेसिकली उसके बाद यहाँ पर ईपीएफओ अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपील किया है। The EPS amendment meant that existing members had to contribute the additional 1.16% if they opted for pension linked to actual salaries। Otherwise, as per the scheme, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी this 1.16% of the pay of the members as contribution in the pension fund of the workers। तो अब यहाँ पर EPFO को वेज फाइंड करने की ज़रूरत है कि इस एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे फंड किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हो इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कैश विद पब्लिक यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पर है 30.88 लाख करोड़। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।